अबाउट ये रोटेट करने को फ्री है। about its horizontal axis coincides with its diameter, जो इसके diameter से coincide हो रही है। A uniform magnetic field of 2 टकला, magnetic field हमें दे रखी है 2 टकला। अच्छा, in the horizontal direction exists such that initially the axis of coil is in the direction of the field। तो पहले एक्सिस जो है हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है, यूं, ये रही एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड पहले हमारी जो है वो दे रखी है such that initially the axis of the coil is in the direction of field। तो पहले डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जिधर थी, एक्सिस भी उसी डायरेक्शन के अंदर है। अच्छा, नाउ the coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of magnetic field। इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इस कॉइल ने 90 डिग्री का टर्न मारा। The moment of inertia of coil is this much। What will be the angular speed? ओमेगा निकालना है, कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे रखा है सवाल में 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ओमेगा हमें निकालना है, और रोटेशन दे रखा है 0 to 90। 0 to 90 का रोटेशन हमें दे रखा हुआ है। परफेक्ट। वन बाय टू आई ओमेगा स्क्वायर, बढ़िया है। और कुछ? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, इसके अलावा कुछ? भाई 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर पर किसके बराबर लगाएंगे? आई पता है, ओमेगा पता ही नहीं है, और जिसके बराबर आप लगा रहे हो दैट इज गोइंग टू बी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, mb cos थीटा इज इक्वल टू। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो इसके लिए हम अप्लाई करने वाले हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत की थी, इट इज गोइंग टू बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये पूरा का पूरा कन्वर्जन हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो जाएगी mb cos थीटा, राइट। चेंज की बात कर रहा हूं, राइट। तो इट इज, हाँ ठीक है। तो शुरू में जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी थी, इट वाज माइनस mb, और माइनस mb cos थीटा बेसिकली, और थीटा की जगह पर रखेंगे हम 0, तो इट इज गोइंग टू बी माइनस mb cos 0 की वैल्यू 1। फाइनली 90 डिग्री पे पहुंचने पर ये हो जाएगा, ये है u इनिशियल, ये है u इनिशियल, एंड u फाइनल हमारा हो जाएगा माइनस mb cos 90। cos 90 0, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज गोइंग टू बी u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। शुरू की काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 थी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होगी, इट इज गोइंग टू बी रोटेशन। एंड अगर ओमेगा को हम यहां से सब्जेक्ट बनाएं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2mv अपॉन आई। रूट ऑफ 2mv अपॉन आई, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर ओमेगा। m पता है, b पता है, i पता है, m b i तीनों पता है, रख दीजिए, जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर है 20C। ओके, ठीक है। और कुछ लोग कैलकुलेट कर लें तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस आंसर पे। 20, ग्रेट ग्रेट, बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। चल सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। सही है, सही है। चल सकते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। दिया हुआ है 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू अ वेरी लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के बारे में ऐसा दे रखा हुआ है कि एक बहुत लंबा वायर है जिसके अंदर से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अच्छा, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इसकी खुद की भी रेडियस दे रखी है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसकी खुद की भी रेडियस दे रखी है, और वो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर।
then magnetic field at a distance of 2 centimeter inside from its curved surface is, इसकी कर्व्ड सरफेस से 2 सेंटीमीटर अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें बताना है, राइट। अब ये सवाल जो है, या मॉड्यूल अपनी पड़ी हुई है, तो उस मॉड्यूल के अंदर ओपन कीजिए चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 के अंदर ओपन करो जहां पर हमने गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ था, या जिसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ, सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ जहां पर पढ़ा था वो ओपन कीजिए। उसमें एक सवाल था, सवाल ये था अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ऑन द सरफेस कितनी होगी, आउटसाइड कितनी होगी, ठीक है। इस सवाल में अंदर वाले पार्ट के लिए उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पूछ रखी है, राइट। अंदर वाले पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड पूछ रखी है। क्या करेंगे इसके लिए समझना। तो इस कर्व्ड सरफेस से 2 सेंटीमीटर अंदर आना है, कर्व्ड सरफेस से 2 सेंटीमीटर अंदर आना है, मतलब यहां से कितनी दूर जाना है, आंसर इज 3 सेंटीमीटर, और इसको हम लिखते थे स्मॉल आर। क्या लिखते थे इसको, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। सारी वैल्यूज हमारे सामने। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट कितना फ्लो करवाया है, आंसर इज 10 एम्पियर का, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू इस रेडियस का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है, इट इज गोइंग टू बी 25 इंटू 10 की पावर -4, इंटू करना है स्मॉल आर विच इज 3 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने पर ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर -2। कीजिए सॉल्व, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। दो और 3 हो गया 6, क्या यार, ये हो गया 6 इंटू -6 और -2 -8, 6 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय हो गया 25 इंटू 10 की पावर -4। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 24 और ये हो गया 100, मतलब -2 हो जाएगा, 10 की पावर -2, और ऊपर आ गया 24 इंटू 10 की पावर -8। अगर मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूं तो आंसर होगा 24 इंटू 10 की पावर -6। अगर कुछ मिस नहीं किया है तो आंसर होगा 24 इंटू 10 की पावर -6, मतलब 2.4 इंटू 10 की पावर -5 टकला। सही है क्या? बाकी लोगों का भी यही आ रहा है क्या? बाकी और जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है, क्या यही आंसर आ रहा है या कुछ और है? विहान इज लाइक डी आंसर आ रहा है। okay. और कोई है जिसका डी आंसर आ रहा है क्या? अनिल पटेल डी, सार्थक यही आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए, यार फिर जिसका डी आ रहा है थोड़ा देखना, क्योंकि बाकी लोगों का भी कंफर्मेशन है कि आंसर उनका भी सॉल्व करने पर ए ही आ रहा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन इंडिया डेक्लिनेशन एट दिल्ली इज, हट चुका है ये टॉपिक ही पूरा। ये आता था चैप्टर नंबर 5 मैटर एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। डी आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में 10 की पावर -5 गिवन है। परफेक्ट, बहुत सही। सो इट वाज 2.4 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, बहुत बढ़िया, सही है। ये 10 की पावर -5 टेस्ला वाज गिवन, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर विल बी सीधे सीधे 2.4, बहुत बढ़िया,
परफेक्ट है, बहुत सही। 2.4 ही रहेगा क्योंकि 10 की पावर -5 टेस्ला इज गिवन। बहुत सही, परफेक्ट। ठीक है, आ जाते हैं अगले सवाल पे। तो ये जो क्वेश्चन है हट चुका है सिलेबस में से, इसलिए अब इस पे और माथा कूट करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल सर ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है? नहीं भाई, है फिजिक्स का ही क्वेश्चन, लेकिन हट चुका है। आता था एक टाइम पे जब हम पढ़ा करते थे डेक्लिनेशन के बारे में, एंगल ऑफ डिप के बारे में, बट हट चुका है अभी, इसलिए बहुत ज्यादा इसको प्रायोरिटी में लाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल हमें दिया है, द रिलेटिव परमीएबिलिटी इन अ कोर ऑफ सोलेनॉइड इज 400, राइट? रिलेटिव परमीएबिलिटी दे रखी है 400. The windings of a solenoid are, relative permeability मतलब mu r, which is 400. The windings of solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. Current हमें दे रखी है which is 2 ampere. The number of turns is 1000 per meter. Number of turns is 1000 per meter. अच्छा, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने स्मॉल एन, बहुत बढ़िया, H इक्वल टू एन आई। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनसाइड द कोर ऑफ द सोलेनॉइड इज, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H का फॉर्मूला हुआ करता था N इंटू आई। एन गिवन है, आई गिवन है, रख दीजिए, आ गया आंसर। N गिवन है, आई गिवन है, आ गया आंसर, राइट, बढ़िया। 2 इंटू 10 की पावर 3, परफेक्ट। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। बंद हो गया, चलो। अच्छा, द कॉइल हैविंग 1000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, n इज इक्वल टू 1000, कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। तो कैपिटल N इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1000, कैपिटल N इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1000, एरिया ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1 मीटर स्क्वायर, रोटेट्स एट हाफ अ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ओमेगा दे रखा हुआ है 0.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा, and it is placed in uniform magnetic field of 0.01 टेस्ला, B is equal to दे रखा है 0.01 टेस्ला, perpendicular to the axis of the rotation of the coil, then maximum EMF voltage generated is, E max हमें निकालना है। तो जनरेटर का, एसी जनरेटर का ये सवाल है, फॉर्मूला वहां पर हमारा निकाला हुआ था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें ई नॉट हुआ करता था NBA ओमेगा। तो E मैक्सिमम या ई नॉट इज इक्वल टू हुआ करता था, बिल्कुल सही है, NBA ओमेगा। सारी वैल्यूज बहुत प्यार से उन्होंने चिपका रखी हैं, बस कन्वर्जन इज समथिंग जहां आपसे गड़बड़ी होने की एक्सपेक्टेशन है। और कहां गड़बड़ी होगी बताइएगा। ओमेगा में, बिल्कुल सही है व्रज, बहुत बढ़िया। दिया हुआ है रिवोल्यूशन पर सेकंड में, लाना पड़ेगा इसको रेडियन पर सेकंड में, बढ़िया है। रिवोल्यूशन में दिया हुआ है यस, उसको हमें लाना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में, कन्वर्ट करके रख दो, जो आएगा अपना आंसर है। ठीक है, परफेक्ट, 5/60, ओके, बढ़िया। देख लेना भाई, 5/60 सेकंड में दे रखा है, हाँ इसने। एक रेवोल्यूशन का मतलब है 2 पाई जितना एंगल कवर किया है, 2 पाई रेडियन कवर किया है, बिल्कुल कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेवोल्यूशन पर मिनट में दिया हो तो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड में दिया हो तो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक ही चीज अपने को ध्यान रखनी है, एंड दैट इज रेडियन पर सेकंड। इसके अलावा कोई भी यूनिट अगर हमें दे रखा हुआ है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल पाएगा। ठीक है, ग्रेट। चलिए, out of the following given loops, in which loop the direction of induced current is from A to C to B? देखिए, लेंज लॉ का सिंपल सा सवाल है, मोस्ट ह्यूमन लॉ जिसे हम बोलते हैं, वहां से ये सवाल निकाला गया है। कहते हैं जो हो रहा है उसको अपोज करो, जो भी हो रहा है उसको अपोज करो। ठीक है, मतलब कोई ग्रो कर रहा है, ग्रो मत करने दो, कोई फॉल हो रहा है, मतलब खराब हो रहा है किसी का कुछ, वो मत होने दो, जो भी हो रहा है उसको अपोज करते चलो, बस सिंपल सी बात है। तो यहां अगर आप देखोगे
तो दिस लूप इज एंटरिंग, ये एंटर कर रहा है। अगर ये एंटर कर रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी चाहिए कौन सी वाली? क्रॉस वाली। क्रॉस वाली यानी अंदर वाली। अंदर वाली फील्ड अगर बढ़ रही है तो इसमें करंट ऐसी आएगी, इसमें करंट ऐसी आएगी जिससे अंदर वाली फील्ड बढ़ने ना पाए। अंदर वाली फील्ड ना बढ़ने पाए मतलब फील्ड कहां बनेगी? बाहर की ओर। तो थंब हमने प्लेस कर दिया इधर, ऐसे ऐसे। तो आप जब इसको कर्ल करोगे तो हमारा आंसर आएगा ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी, या सी टू ए टू बी। इस तरीके से करंट आएगी, पर वो करेक्ट आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें कौन सी लेकर के आना है? ए टू सी टू बी, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, इसके लिए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर है, डॉट बनाया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, डॉट बनाया हुआ है। अब डॉट बनाया हुआ है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, और ये लूप भी बाहर जा रहा है, मतलब बाहर वाली फील्ड घट रही है। तो बाहर वाली फील्ड को घटने देना नहीं है। बाहर वाली फील्ड घट रही है तो उसे घटने देना नहीं है, मतलब इसकी करंट ऐसी होगी जो बाहर को करंट बनाए। मतलब इसकी फील्ड ऐसी होगी जो बाहर की तरफ हो। कल कर ले रहे हैं बाहर की तरफ फील्ड, ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी। ये हो गया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसमें देखते हैं, बाहर वाली फील्ड है और ये भी बाहर जा रहा है। भाई कुछ भी हो, ये वाला सीन और ये वाला सीन तो सेम ही है, दोनों सीन तो सेम ही है ना यार। ये भी लूप बाहर जा रहा था, ये भी लूप बाहर जा रहा था, इसमें भी फील्ड बाहर की ओर थी, इसमें भी फील्ड बाहर की ओर थी, दोनों ही लूप एकदम आइडेंटिकल हो गए। बिल्कुल। अब आते हैं डी के ऊपर, देखते हैं। अंदर वाली फील्ड है, लूप बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है फील्ड के, इसका मतलब फील्ड डिक्रीज हो रही है। अंदर वाली फील्ड को हमें डिक्रीज होने देना नहीं है, मतलब फील्ड कहां बननी चाहिए? अंदर की ओर। तो करंट चेक करो, ए टू सी, सी टू बी, ए टू सी, सी टू बी, ए टू सी, सी टू बी। इस सेंस के अंदर करंट फ्लो होगी। सो डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होने वाली है। डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Which is not the unit of inductance? अगेन एकदम सिंपल सवाल, इंडक्टेंस का कौन सा यूनिट नहीं है? एक बार कन्वर्जन बता दो 28 का। ओके, 28 का कन्वर्जन, अरे यार बहुत जल्दी कर दी तूने। डी, हाँ 28 में, 28 में हमें ओमेगा कन्वर्ट करना था। ओमेगा था हमारा 0.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। बोलो भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको रेडियन पर सेकेंड में? एक रिवोल्यूशन मतलब कितने रेडियन? एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन? एक चक्कर अगर पूरा हुआ तो 2 पाई रेडियन कन्वर्ट होगा, मतलब 2 पाई रेडियन कवर होगा। तो रिवोल्यूशन की जगह पर हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 2 पाई रेडियन, एंड डिवाइडेड बाय सेकेंड तो है ही। तो रिवोल्यूशन की जगह पर हमने लिख दिया 2 पाई रेडियन, खत्म। यही कन्वर्जन था एकता जी। आई होप क्लियर है। अरे एक रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर, एक चक्कर अगर पूरा किया है इसका मतलब 2 पाई रेडियन जितना एंगल कवर किया है। तो हमने इस रिवोल्यूशन की जगह पर क्या लिख दिया? 2 पाई रेडियन, बस और कुछ करना नहीं है। रिवोल्यूशन की जगह पर लिख दिया हमने 2 पाई रेडियन, बस। तो सिंपली ये कहते हैं हम इसको कि ओके मैंने बाय 60 भी कर दिया था। नहीं कर सकते ना दोस्त, क्योंकि सेकंड तो है ही, सेकंड तो है ही। अगर मिनट होता, आप समझो, अगर यहां दिया होता रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, और तब हमें जाना होता रेडियन पर सेकंड के अंदर, तब आपकी बात सही थी कि एक रिवोल्यूशन की जगह पर 2 पाई रेडियन, और मिनट, एक मिनट की जगह पर आ गया 60 सेकंड, तब आपकी बात बिल्कुल सही थी। पर नहीं कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेकंड में ही चल रहा है, वो तो हमें चेंज करना ही नहीं है। आई होप बात समझ में आई है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया।
चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। यार सिंपल सा सवाल है। हेनरी जो है ये तो यूनिट है। फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू होता है एल आई, फ्लक्स का हो गया वेबर, इज इक्वल टू एल का यूनिट अपने को चाहिए, करंट का हो गया एम्पियर, तो ये हो गया वेबर पर एम्पियर, ये भी है, वेबर पर एम्पियर भी है। वी इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, ये ईएमएफ वाले पार्ट से आता है। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, राइट, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। एल को सब्जेक्ट बनाओ तो एल इज इक्वल टू हो गया ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, राइट। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर फेंक दो न्यूमरेटर के अंदर, तो ये हो गया ईएमएफ का वोल्ट, डी टी टाइम का हो गया सेकेंड। ओके परफेक्ट, हाँ डी, डी विल बी द नॉट, डी इज समथिंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये है, ये है, अरे ये तो सारे एक ही कलर के बन जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये भी है यूनिट, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। अरे अरे, जितने पे ये पिंक कलर का या थोड़ा रेडिश शेड का हमने कलर कर रखा हुआ है वो यूनिट्स हैं, बट डी इज समथिंग जो इसका यूनिट नहीं है। तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट बन गए। वोल्टेज इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, मतलब दिस इज वोल्टेज इंटू सेकेंड एम्पियर इनवर्स, दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ, डी जो है इट इज नॉट द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आवाज आ रही है और वीडियो लैग या बाकी और कुछ नहीं हो रहा है जैसा पहले हो रहा था। क्वेश्चन आ रही है क्या आवाज और वीडियो? परफेक्ट, बढ़िया। वीडियो लैग बाकी और की तरफ से यस, ठीक है। आई थिंक कोई बड़ा इशू नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लरी है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्त, हो जाएगा वो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ बल्ब ऑफ 100 वॉट, a bulb of 100 watt rating is connected with 220 volt supply, the resistance of the bulb is। तो पावर दे रखा है हमें, दैट इज 100 वॉट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है विच इज 220 वोल्ट। हमसे पूछा है रेजिस्टेंस कितना होगा। पावर का एक जनरल फॉर्मूला होता है विच इज वी स्क्वायर बाय आर। अगर हम आर को सब्जेक्ट बना ले तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टी। रख दीजिए वैल्यू, जो आएगा आंसर है। कीजिएगा कैलकुलेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे ए, परफेक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ साइन वोल्टेज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 283 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफाई कर रखा है कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अगर ये स्पेसिफाई कर रखा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब ये V मैक्स दिया हुआ है। क्या बात है। ध्यान रखिएगा, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम उसको लिखते VRMS, बट लिखा हुआ है, स्पेसिफाई कर रखा है कि मैक्सिमम वोल्टेज है, इसलिए हम इसे V नॉट या V मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। अच्छा, is applied to LCR series connection where R is given 3 ohm, L हमें दे रखा है 25.48 मिली हेनरी और C हमें दे रखा है 796 माइक्रो फैरड। इंपीडेंस निकालना है रेजोनेंस के टाइम पर। वाह क्या सवाल है, मतलब ये इतना खतरनाक सवाल है कि आप सोच नहीं सकते हो। भाई इंपीडेंस के टाइम पर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाता है। एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाता है। इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है हमारा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। भाई अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये पूरा टर्म तो गया, आर स्क्वायर का रूट बचा, मतलब ये बन जाएगा आर। इतना डिटेल दे रखा हुआ था, आप सोचोगे कुछ तो खतरनाक सॉल्व करना होगा, लेकिन सवाल सॉल्व हो गया सीधा सीधा z इक्वल टू आर से। और आर की वैल्यू हमें पता है 3 ओम, एंड दैट इज व्हाई 3 ओम विल बी द राइट आंसर। सो कैलकुलेट मत करने लग जाना, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आते हैं अगले पे। बाकी का कंफ्यूज बिल्कुल सही है दोस्त, और गंदे तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। इतनी डिटेल दे डाली है, इतनी डिटेल दे डाली है कि आप कुछ ना कुछ तो नया करो, और जैसे ही आप कुछ नया करोगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वी नो दैट के रेजोनेंस के टाइम पर एक्सएल और एक्सी दोनों की वैल्यूज कैसी होती हैं, इक्वल। और एक बार आपने इस चीज को रेजोनेंस पे तो इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, वही तो मैं भी बोल रहा हूं ना यार, कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर इक्वल हो गया तो एक्सएल माइनस एक्सी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। आर स्क्वायर प्लस जीरो मतलब आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का रूट क्या हो गया, आर, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 ओम। परफेक्ट, ठीक है। तो बाकी और डिटेल सिर्फ लिखने के लिए दे रखी थी, जरूरत भी नहीं थी उसकी। तो नेक्स्ट दे रखा है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जितना इनपुट पावर होता है उतना ही आउटपुट पावर होता है,
राइट। इनपुट और आउटपुट पावर दोनों जो हैं वो इक्वल होते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। बेसिकली एफिशिएंसी उसकी जो होती है वो कितनी ली जाती है, 1 ली जाती है, एफिशिएंसी उसकी 1 ली जाती है। कुछ लिखा था दोस्त, फिर से भेजिएगा। एफिशिएंसी 1 मतलब 100% बेसिकली 100% ली जाती है, एफिशिएंसी उसकी 100% ली जाती है। सी ओके, परफेक्ट। अगले सवाल पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस। अच्छा ये तो मैंने किया ही नहीं था। हाँ ठीक है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x which is much much greater than a। जब डायपोल शॉर्ट डायपोल होता है, बेसिकली a बहुत छोटा और x बहुत बड़ा होता है, उस टाइम पर एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E एक्सियल इज इक्वल टू 2kp अपॉन x क्यूब। डिस्टेंस x दिया था इसलिए x लिया है। अगर आपने चीजों को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर रखा है तो हम r लिखते थे 2kp अपॉन r क्यूब। अच्छा, नाउ एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट डिस्टेंस y डिस्टेंस के ऊपर पर इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पर फॉर्मूला होता था माइनस केपी अपॉन आर क्यूब, पर y दे रखा है इसलिए y क्यूब लिखा। ठीक है, दे आर सेम, ये दोनों फील्ड कैसी है, सेम है। तो हमसे पूछा है x और y का रेशियो कितना होने वाला है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज कैसी है, सेम। तो इसमें x और y का रेशियो कितना होगा, सॉरी ये क्यूब आएगा। अच्छा, तो इन दोनों में x और y का रेशियो कितना होगा वो बताना है। चलो पहले तो इक्वेट कर देते हैं। सो इट मींस 2kp अपॉन x क्यूब विल बी इक्वल टू kp अपॉन y क्यूब। kp से kp निपट गया, x क्यूब उधर ठूस दो, तो ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 इज इक्वल टू एक्स बाय वाई का होल क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 का कोई भी रूट ले लो, आंसर 1 ही रहने वाला है, इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। राइट, सो आंसर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2/1, दिस वन। परफेक्ट, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, A will be the correct answer। A जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस सिचुएशन के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन शायद एनसीईआरटी या मॉड्यूल का ही ये सवाल है, पर ठीक है कर लेते हैं। एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस हमें दे रखा है वो कितना दे रखा हुआ है, d इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है 2 टाइम्स 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम। परफेक्ट, इस डिस्टेंस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि बाकी और चीजें एसआई यूनिट्स में ही लग रही हैं। तो 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो गया ये। अच्छा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ऑल बढ़िया। देखिए डिस्टेंस हमें दे रखा है और फॉल्स बोल रखा है। फॉल कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। बढ़िया। आगे हमें बोल रखा हुआ है कि सिर्फ एक्सेलरेशन निकाल करके देना है। ठीक है, निकाल देते हैं। देखो इसके ऊपर अगर देखा जाए तो एक ही फोर्स लग रहा है विच इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। राइट, चार्ज इलेक्ट्रॉन का हमें पता ही है विच इज E। तो हम लिखेंगे इसको E टाइम्स E इज इक्वल टू नेट फोर्स, यही हो जाएगा विच इज इक्वल टू ma। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन m। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पता है, रख दीजिए, आ गया आंसर। ओके, बी
है, ठीक है। और बी है एक जो मेरे को ऑप्शंस में आ रहे हैं, ठीक है। और भी अगर कोई है, किसी को लग रहा है कुछ अलग आ रहा है तो प्लीज बताइएगा। जील बी, बी परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। ई की प्रेजेंस में दोस्त मिस कर गया मैं, उस बात को फिर से एक बार भेजना पड़ेगा आपको। ई की प्रेजेंस में जो आपने लिखा हुआ है प्लीज वो पूरा फिर से आपको भेजना पड़ेगा। ई की प्रेजेंस में नेचुरली माइनस ही लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर या एब्सेंस के अंदर जहां पर भी आप बात कर रहे हो कि माइनस क्यूई और प्लस क्यूई कब लिखना है, तो आप समझो माइनस का साइन सिर्फ ये बताने का काम कर रहा होता है कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे इस केस के अंदर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है ऊपर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की ओर। तो अगर आपने F इक्वल टू माइनस क्यू ई लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की ओर है तो फोर्स लगेगा भैया नीचे की ओर। सिर्फ इतना ही बताने का कोशिश कर रहा है और कुछ मतलब नहीं है इसका, सिर्फ इतना ही मीनिंग है इसका कि डायरेक्शन जो है वो फील्ड के ऑपोजिट है, नथिंग एल्स। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होगा या इंक्रीज हो रहा होगा, ऐसा कोई 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 कहानी नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो एक्सेलरेशन नीचे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ऊपर, बस इतना ही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बढ़िया सवाल दिया है। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। On their inner faces, the plates have surface charge densities of same signs and magnitude this much. तो सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है 17.7 टाइम्स 10 की पावर -22 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट। तो पहली प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, ये है प्लेट नंबर 1, ये है प्लेट नंबर 2। इसके आउटर रीजन में कोई एक पॉइंट मान लेते हैं P। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए। आंसर तो इसका आपको पता ही होगा, बता दो। व्रज तू फंसा, दुर्वा गए, वीवो भाई गए, जील गई। बहुत सही, बहुत सही। भाई साहब इन दोनों प्लेट्स के बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब आएगी जब एक पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो। एक पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो। यहां सवाल के अंदर बहुत चतुराई से उन्होंने लिख दिया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ सेम साइंस। साइन सरफेस चार्ज डेंसिटी का सेम है। साइन सेम होने का मतलब है अगर पहले पे प्लस सिग्मा है तो दूसरे पे भी क्या है, प्लस सिग्मा है। दोनों के ऊपर जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कैसा है, प्लस सिग्मा है। यहां लोचा मारा है दोस्त। तो अगर इसका प्लस सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे भी प्लस सिग्मा है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की ओर कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो आंसर जो होगा हमारा E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रख दो जो आया आंसर, बोले तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया। अच्छा इसको एक और तरीके से सोच सकते हो, इसको इसको एक और तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है? कमेंट बॉक्स
ओपन है आपके लिए, प्लीज बताइएगा क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत बढ़िया श्री, नहीं डिपेंड करती, वेरी गुड, नहीं डिपेंड करती, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट। तो अगला अगला क्वेश्चन ये है कि तो ये प्लेट यहां हो इस पॉइंट पे या यहीं पे हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? अरे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई, डिस्टेंस पे फील्ड तो डिपेंड ही नहीं करती, तो प्लेट चाहे यहां पड़ी हो चाहे यहां पड़ी हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नहीं, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं ना भाई, हम करते ये हैं कि पहली वाली प्लेट जहां पे है प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी लेकर के बैठी हुई, वहीं पे लाकर के दूसरी भी रख देते हैं, उस पर भी कितना है, प्लस सिग्मा। तो बोलो टोटल कितना आ गया इसके ऊपर, प्लस का प्लस का 2 सिग्मा, बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, 2 सिग्मा। अब भाई इस फील्ड की इस शीट की वजह से फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर चार्ज डेंसिटी इस बार प्लस सिग्मा यानी कितनी हो चुकी है, प्लस की 2 सिग्मा। तो हम सीधा आंसर यहां पे लिख देंगे प्लस का 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये वेक्टर वेक्टर को ऐड वैड करने की कहानी हमें करनी नहीं, खत्म, सीधा प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज अपने को पता ही है, सिग्मा दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट हमें याद होना चाहिए, रख दो, जो आया वो आंसर है, करेक्ट। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। Which of the following option gives the dimensional formula of electric potential? Electric potential V is equal to होता है W by Q। वर्क डन का डिमेंशनल फॉर्मूला बहुत पहले से याद करवाया जा रहा होगा आपको 11 से, वर्क डन और फोर्स का, विच इज m1 l2 t minus 2 एंड डिवाइडेड बाय चार्ज का हो जाएगा a1 t1। रख दीजिए, जो आएगा वो आंसर है, जो आएगा वो आंसर है। बढ़िया, वेरी गुड। सही है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके, find the equivalent capacitance between 2 points A and B for given figure. Capacitance of each capacitor is C. चलिए साहब स्टार्ट करवाइए, क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट ब्लॉक के लिए क्या किया जाएगा? बीच का हटाना पड़ेगा, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉक नंबर 1। अरे बताओ यार, ब्रांचेस का पहला ऐड कर देते हैं सीरीज में, ऐड फर्स्ट और थर्ड को, ऐड फर्स्ट और थर्ड को ऐड, ओके। अब ऊपर और नीचे दोनों के सी सीरीज, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस मिडिल वन, इसको क्या करेंगे? आई एम, ये वाले सी को क्या करेंगे और ये वाले सी को क्या करेंगे, मैं इनमें इंटरेस्टेड हूं। इस सी में क्या करना रहेगा, चलिए इसको हम बोल देते हैं 1, और इसमें क्या करना रहेगा, 1 का क्या होगा और 2 का क्या होगा? फर्स्ट में पैरेलल, ओके, फर्स्ट में पैरेलल, बढ़िया।
ऊपर एंड नीचे सी देन पैरेलल। ओके, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड अबाउट दिस सी। हाँ, ये सी पैरेलल में लिया जाएगा और सेकंड वाले सी को क्या किया जाएगा? रखना है, हटाना है, क्या किया जाएगा बताइए? सेकंड वाले को हटाना है। ओके, व्हाट अबाउट फर्स्ट? रखना है। व्रज किसको रखना है भाई? 1 को रखना है, 2 को रखना है, दोनों को रखना है, 1 को रखना है, किसको रखना है? सेकंड को रखना है व्रज। ओके, नहीं 1 को 2 मिनट का टाइम और लो और इसको पहले सॉर्ट करो जल्दी। चलिए, तो आई फील ठीक ठाक। श्री बोल रही है 2 को हटाना है, ठीक है, गुड। चलिए, आई थिंक कर सकते हैं अब सॉल्व। देखिएगा ध्यान से, यहां वाली कंडीशन में अगर आप देखोगे तो प्योर व्हीटस्टन ब्रिज की कंडीशन है। तो मालिक यो तो गयो, ये जो है ये तो पूरी तरह से गया, ये वाला तो गया। पर यहां अगर आप देखोगे तो ये दोनों सीरीज और फिर ये और ये तीनों पैरेलल में, राइट। बनाते हैं अब इसकी सिचुएशन, देखना। सी और सी अगर सीरीज में अगर रेजिस्टर होता सीधे ऐड कर लेते, लेकिन रेजिस्टर नहीं है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर है तो सीरीज जो है वो रेजिस्टर्स का पैरेलल है और पैरेलल रेजिस्टर्स का सीरीज है। तो देखिएगा, यहां सीरीज है तो सीधे हम इन दोनों का मिला करके क्या लिख सकते हैं? C/2। कोशिश करना भाई समझने की, एग्जाम दे करके आ चुके हो तो ये हो गया C/2। ये C तो एज इट इज है, नो छेड़खानी। और ये भी क्या हो जाएगा? C/2। ये भी हो जाएगा C/2। परफेक्ट, ये तो गया। अब ये सी और ये सी किसमें है? सीरीज में। सीरीज में है तो पैरेलल वाला रेजिस्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा फिर से C/2। C/2, ये भी हो जाएगा C/2, ये भी हो गया C/2। अच्छा, तीनों अब पैरेलल के अंदर है। 6 आएगा फर्स्ट के लिए, हाँ ठीक है, देखते ना दोस्त। तो C/2, C/2, C, C/2 प्लस C/2 प्लस C, ये हो जाएगा 2C। ये हो जाएगा टोटल 2C। अच्छा, तो ये हो गया अपने पास 2C और ये हो जाएगा C/2 प्लस C/2 मतलब C। इनका टोटल निकाल लेते हैं। 2C और C सीरीज में है तो ये बन जाएगा 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C। आंसर हो गया 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3C। एक C से एक C गया तो ये हो गया 2/3 टाइम्स C। ये आ जाएगा 2/3। एक C की वैल्यू अपने को दे रखी थी 3 माइक्रोफैरड, राइट। तो ये हो गया 3 माइक्रोफैरड। ये 3 और 3 निपटा दो, आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरड, राइट। 2 माइक्रोफैरड। तो फाइनल आंसर जो होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, वो हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, राइट। 2 माइक्रोफैरड जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। Which of the following option is the pair of polar molecules? ध्यान रखना,
ये जोड़ियां जो हैं ये कभी भी पोलर होती नहीं है। तो O2 नॉन पोलर, H2 नॉन पोलर, O2 नॉन पोलर। तो अगर ये तीन ऑप्शन उड़ गए तो पक्की बात है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, राइट। HCl पोलर है और H2O भी कैसा है, पोलर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर ये दोनों कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा, फॉर द विच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन फॉर फॉलोइंग बिलो इलेक्ट्रिकल सर्किट। कौन सी वैल्यू ऑफ आर ली जाए, आर की क्या वैल्यू ली जाए ताकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो। अच्छा, आर की कौन सी वैल्यू ऐसी ली जाए ताकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो जाए जीरो, कीजिए कोशिश। आई थिंक 1:30 तक का टाइम दिया हुआ है शायद, मेरे को ध्यान नहीं है कितने बजे तक का दिया हुआ था। चलिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को हमें बनाना है जीरो, मतलब गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाली करंट क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो पहले तो चेक करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से करंट आखिर पास हो कितनी रही है। और अगर एक बार हमें यह मिल गया कि गैल्वेनोमीटर में से करंट कितनी पास हो रही है, तो हम उस पूरी करंट को डाइवर्ट कर देंगे आर के लिए, आर के लिए डाइवर्ट कर देंगे। अगर वो पूरी करंट आर के लिए डाइवर्ट हो गई तो इधर से करंट जाना बंद हो जाएगी, इधर से करंट अगर जाना बंद हो गई तो इसका क्लियर मतलब ये होगा कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना हो चुका है, जीरो। अच्छा, समझते हैं इस बात को। देखिए कैसे करेंगे, ये प्लस का 12 वोल्ट और ये प्लस का 2 वोल्ट, ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो तो हम इसे कहते हैं ऑपोजिट ऑर्डर कनेक्शन। एट दैट टाइम नेट जो वोल्टेज है, नेट वोल्टेज जो होता है इट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 कितना है 12, E2 कितना है 2, आंसर हो गया हमारा 10 वोल्ट, राइट। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिला अपने को नेट। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते में टोटल रेजिस्टेंस कितने ओम का आ रहा है, 500 ओम का। तो अगर हम करंट निकालना चाहें तो I इज गोइंग टू बी V बाय R। V कितना है 10, R कितना है 500, करंट कितनी आ जाएगी जो भी है, इतने एम्पियर की करंट आ जाएगी अपने पास। ठीक है, अब ये करंट पूरी की पूरी डाइवर्ट हो जानी चाहिए कहां के लिए, कैपिटल आर के लिए। ये पूरी की पूरी करंट डाइवर्ट हो जानी चाहिए कैपिटल आर के लिए। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, राइट। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। अरे बीच में और कोई रेजिस्टर ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव जाकर के यहां कनेक्ट हुआ, ये नेगेटिव जाकर के यहां कनेक्ट हुआ। इसका क्लियर मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो V डैश अपने को पता है। करंट कितनी इसमें से फेंक देनी है, करंट इसमें से निकाल देनी है अपने को I जितनी, राइट। तो
देखिए सवाल दिया है, एज फॉलोइंग फिगर 2 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एट अ पॉइंट ए इज 3r एंड पॉइंट बी इज r। ए पॉइंट के ऊपर रेडियस कितनी है 3r, बी पॉइंट के ऊपर रेडियस कितनी है r respectively. Find the ratio of drift velocity at point A and B. पॉइंट A पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, पॉइंट B के ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। I इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था अवनी, AVDNE, राइट। I इक्वल टू AVDNE। तो अगर हम VD को सब्जेक्ट बना ले यहां से, तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन ANE। तुम ध्यान से देखोगे तो करंट जो है वो भी कांस्टेंट है, 2 एम्पियर फिक्स ही है। तो एरिया चेंज हो रहा है, मटेरियल सेम है इसलिए नंबर डेंसिटी सेम, और ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहने वाला है। तो वीडी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल करके आ रहा है एरिया के, यानी वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट एंड ए divided by VD at end B will be equal to area at B अपॉन एरिया एट ए। अरे इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना यार, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो ए अगर ऊपर है तो इधर ए का एरिया नीचे आएगा, बी अगर नीचे है तो बी का एरिया ऊपर आएगा, राइट। अच्छा, एरिया क्योंकि क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो सर्कुलर दिखाई पड़ रहा है, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सर इन लास्ट क्वेश्चन आई डिड 12 इज इक्वल स्टिल राइट। हाँ चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी चलेगा। तो AB अपॉन AA, राइट। एरिया ऑफ B अपॉन एरिया ऑफ A, एरिया ऑफ B क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी पाई इंटू स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ A, एरिया ऑफ A क्या हो जाएगा पाई इंटू 3r का स्क्वायर, पाई इंटू 3r का स्क्वायर। पाई से पाई निपट जाएगा, आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर। डोंट से के ऑप्शन में नहीं है, 1/9 होना चाहिए। हाँ है 1/9, 1/9, 1/9 विच इज द राइट आंसर। ठीक है, अरे क्लियर है ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशियो फॉर अ वेरिंग क्रॉस सेक्शन का वायर, ये निकल कर क्या है इस केस के लिए 1/9। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पे। बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, दिया हुआ सर्कुलर लूप हैविंग रेडियस r कैरिंग करंट I प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब r रेडियस है, I करंट है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एट द सेंटर। तो सर्कुलर लूप के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन, म्यू नॉट आई अपॉन, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। परफेक्ट, यस, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr भी एक फॉर्मूला है बट वो वायर के लिए है, और ये 2r किसके लिए है, लूप के सेंटर के ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आगे बोला है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप। मैग्नेटिक मोमेंट हमसे पूछा हुआ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हुआ m इक्वल टू आई ए। आई की जगह पर आई, ए की जगह पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर दे रखी है तो। बट आंसर में देखोगे तो हर जगह पर बी दिखाई पड़ रहा है, बी दिखाई पड़ रहा है, मतलब पक्की बात है करंट को हटा करके बी को अंदर लाया गया है। तो करंट को सब्जेक्ट बनाओ और बी को अंदर घुसेड़ दें, 2r इधर फेंक दो, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2rb अपॉन म्यू नॉट, 2rb अपॉन म्यू नॉट रख देते हैं यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी 2rb अपॉन म्यू नॉट टाइम्स पाई आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं उड़ा, अरे यार, ठीक है देखते हैं, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया।
अच्छा r इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2π/b/r³ सॉरी r इंटू आर स्क्वायर r³ हो गया अपॉन म्यू नॉट 2π/b/r³, 2π/b/r³ अपॉन म्यू नॉट सी। ओके अंगी, बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है, बढ़िया। तो बी हमें आंसर के अंदर दे रखा हुआ था, आई को रिप्लेस करना था बी के टर्म्स में, तो हमने आई को सब्जेक्ट बना लिया बी के टर्म्स में और फिर उसके बाद ले जाकर के रख दिया आगे आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, देखिए क्या दिया हुआ है। A horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is this much. तो मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है 3 × 10⁻⁵ टकला। अच्छा, and the direction of the field is from the geographic south to geographic north. A very long straight conductor is carrying a steady current of 2 ampere. करंट हमें दे रखी है 2 एम्पियर की, B मिल गया, I मिल गया। What is the force per unit length on it when it is placed on a horizontal table and the direction of current is east to west? अच्छा, तो हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सिंपल सा सवाल हो गया, F इक्वल टू BIL साइन थीटा होता था, थीटा 90 हो जाएगा, बी है, आई है, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और एल को इधर ले आना है भाई। एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला था बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, थीटा हमें लेना है 90, एल को इधर ले लेना है, तो एफ बाय एल निकालना है विच इज इक्वल टू बी आई या आई बी, ठीक है, हो गया खत्म। बी की वैल्यू भी दे रखी है, आई की वैल्यू भी दे रखी है, 6 × 10⁻⁵। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, अरे यार ये टॉपिक हुआ करता था पहले, ठीक है मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कहानी क्या है। सवाल में जो दिया है वो सही दिया हुआ है, डोंट वरी, उसमें कुछ भी गलती नहीं है। देखो होता ये था कि जैसे ये मान लीजिए अपनी अर्थ है, हमने अगर इसके ऊपर किसी मैग्नेट को लटकाया, तो मैग्नेट को लटकाने पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिधर पॉइंट करेगा, जिधर अटकेगा, मान लो ऐसे अटका मैग्नेट, यूं लटक गया, तो अगर मैग्नेट का ये जो नॉर्थ इधर आया है, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि अर्थ में अगर कोई मैग्नेट है तो वो यहां पे साउथ बना रहा होगा, तभी तो वो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर पा रहा है। एकता जी समझने की कोशिश कीजिए, अगर बात थोड़ी बहुत पल्ले बढ़ रही है तो बताइएगा। ये मैग्नेट है मान लो, ठीक है, इस मैग्नेट को मैंने फ्रीली सस्पेंड किया। अब फ्रीली सस्पेंड करने के बाद ये मैग्नेट जिस जगह पे जाकर के रुकेगा, मान लो नॉर्थ यहां रुका, तो ये नॉर्थ इधर क्यों रुका होगा? क्योंकि इसको अट्रैक्ट किया अर्थ के साउथ पोल ने। तो ये जो है ये मैग्नेटिक साउथ कहा गया। एक्चुअल में ये नॉर्थ डायरेक्शन है, एक्चुअल में ये नॉर्थ डायरेक्शन है, लेकिन ये हुआ क्या एक्चुअल में, मैग्नेट के लिए क्या हुआ, ये मैग्नेटिक साउथ हुआ। ऐसे ही अगर यहां साउथ पोल आकर के अटक रहा है, इस तरफ आकर के साउथ पोल लटक रहा है, तो इस साउथ पोल को किसने अट्रैक्ट किया होगा? मैग्नेट के साउथ ने। डायरेक्शन की अपने को अर्थ के इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है मैडम, आप सिर्फ इतना मान करके चलो कि फील्ड की वैल्यू दे रखी है, उसके अलावा और अपने को कुछ भी सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि पूरा टॉपिक ही डिलीट कर दिया एनसीईआरटी ने, खत्म है, गया, टाटा गुड बाय, हो गया। तो डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट इट, बस इतना फंडामेंटल हमने जान लिया कि भाई जब साउथ टू नॉर्थ वो लिख रहे हैं तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ ही है, मैग्नेट के लिए वो नॉर्थ टू साउथ है। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ था, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ये साउथ था, पर मैग्नेट के लिए ये क्या बना? नॉर्थ। मैग्नेट के लिए ये क्या बना? साउथ, राइट, ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हमें दी है L इज इक्वल टू 0.5 मीटर।
रेडियस हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर एंड मेड अप ऑफ 1000 टन्स। एन की वैल्यू हमें दे दी है, ये कैपिटल एन है। स्मॉल एन और कैपिटल एन में कंफ्यूज मत होना, कैपिटल एन होता है नंबर ऑफ टन्स, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन की वैल्यू हमें दे रखी है 1000 टन्स। बढ़िया। इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। भैया करंट इसके अंदर तगड़ी फ्लो हो रही है विच इज ऑफ 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमें बताना है। सही है। तो B इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। म्यू नॉट की जगह पे तो म्यू नॉट, अच्छा वैल्यू रखनी पड़ेगी। एन की जगह पर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टन्स अपॉन लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टन्स अपॉन लेंथ इनटू आ जाएगा आई। सारी वैल्यूज दे रखी है, म्यू नॉट पता ही है, स्मॉल एन की कैपिटल एन की वैल्यू ये रही, आई की वैल्यू ये रही, रख दीजिए। ओके, श्री ने आंसर भी कैलकुलेट कर लिया, बहुत सही। बाकी लोग भी 1 मिनट कर लो कैलकुलेट, बता दो फाइनल आंसर, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए अपने। अरे भेजो यार, कितना टाइम लगाओगे? सी बढ़िया, ठीक है। ए वो कॉपी तो नहीं कर दिया ना सबने? भाई खुद से कैलकुलेट कर लेना, कॉपी नहीं मारना। ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट, ग्रेट। आते हैं साहब अगली वाली कहानी पे। फॉर अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड हैविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, for a long current carrying solenoid having inside magnetic field is 0.6 टेस्ला। ओके, अच्छा अंदर की मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, देन मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भाई मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी है ना। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ करता था बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, याद करो ऐसा कुछ। एनर्जी डेंसिटी जिसका फॉर्मूला हुआ करता था बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला ये निकल करके आया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक के लिए निकल आया था बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बी की वैल्यू गिवन है, म्यू नॉट आप जानते हो, रखो और बताओ क्या आता है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए increases, then L and A increases, L decreases, A increases, L increases and A decreases। और दोनों का क्या है? L का फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता था म्यू नॉट एन स्क्वायर A बाय L, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद नहीं ही हूं। L is equal to mu naught n square A by L. This was the formula of self inductance for a solenoid, right? अब हमें बोल रखा है कि भाई ये तो वैल्यू इंक्रीज हो ही रही है, ये इंक्रीज हो रही है, तो अगर इसका इंक्रीज होना है तो ए और एल पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? ए का इंक्रीज होना चाहिए और एल जो है उसको डिक्रीज होना चाहिए। एल के डिक्रीज होने पर या ए के इंक्रीज होने पर कैपिटल एल जो है वो हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। एल डिक्रीजेस एंड ए इंक्रीजेस। परफेक्ट, ठीक है, बढ़िया।
है कोई दिक्कत इसमें? बढ़िया है। एल डिक्रीज होना चाहिए और ए होना चाहिए इंक्रीज। परफेक्ट, सिंपल सिंपल से सवाल है। अगले पे आते हैं, which is given, ओए अरे हाँ है, a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 20, change of current हमें दिया है, let's say डेल्टा I से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो दिया हुआ है हमें 0 to 20, इसको अपन 20 ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड में ही डील करेंगे हम माइनस प्लस के अंदर नहीं डील करने वाले। याद करो वो माइनस साइन हमें सिर्फ लेंज लॉ की प्रेजेंस के साथ, वाह, लेंज लॉ की प्रेजेंस के साथ डील करवाने का काम कर रहा था, बाकी और कुछ नहीं। बेसिकली पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ डील करवा रहा था, बाकी और उसका कोई खास रोल नहीं था। तो डेल्टा आई इतना हो गया। डेल्टा टी भी हमें दे रखा है, 0.5 सेकंड के अंदर हुआ ये सब कुछ, और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें दे रखा है एम, विच इज इक्वल टू 1.5 हेनरी। What is the change of flux linkage with the other coil? Flux linkage का जो change है वो कितना होगा, ये हमें बताना है। अच्छा, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, ये तो ईएमएफ का फॉर्मूला है ना यार, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी है। हमें तो पूछ रखा है कि भाई फ्लक्स का चेंज कितना होगा, फ्लक्स का चेंज कितना होगा। फ्लक्स का चेंज पूछ रखा है, तो आप ये लगाने जा रहे हो तो आप तो भाई ईएमएफ कैलकुलेट कर दोगे, 60 वेबर। ओके भाई, ये कैसे लगा रहे हो आप? E इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी कैसे लगा रहे हो? ईएमएफ का फॉर्मूला है वो, ईएमएफ तो पूछ ही नहीं रखा है हमसे, तो हमसे तो पूछ रखा है फ्लक्स। हाँ, अभी हुई ना बात, अभी आई मुद्दे की बात। अरे ये तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, किसी ने उधर लिख रखा था, मैं जस्ट बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला लग सकता नहीं है। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये ईएमएफ कैलकुलेट करके देने का काम करता है। हमें क्या चाहिए? फ्लक्स। तो इफ यू रिमेंबर, फाई इज इक्वल टू हुआ करता था एम, फाई इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा आई। अच्छा, तो ये हो गया डेल्टा फाई इज इक्वल टू एम टाइम्स डेल्टा आई। वैल्यूज दे रखी हैं, एम की वैल्यू है 1.5, डेल्टा आई की वैल्यू है 20, आंसर आ गया 30। 30 ही आएगा, 30, हाँ 3/2, 20, 10, 30, हाँ ठीक है 30 यूनिट होगा इसका, ऑब्वियसली बात है वेबर। तो ये जो डेल्टा टी दे रखा है ना, इस डेल्टा टी ने थोड़ा दिमाग में एक चीज के लिए प्यार जताया होगा कि भाई साहब ये जो डेल्टा टी है इसको कहीं ना कहीं तो घुसेड़ो, नहीं रखना है उसको, है ही नहीं उसका काम, क्योंकि ये फॉर्मूला ईएमएफ का है। और देखो वो ऑप्शन भी दे रखा हुआ है शायद, जिस ऑप्शन से इसका आंसर बनता है डी आई डी टी, डी टी 0.5, 60, ये ऑप्शन भी दे रखा हुआ है, ठीक है। अब बी केयरफुल, हाँ सवाल टफ नहीं होने वाले, लेकिन थोड़ा प्रेशर कंडीशन के अंदर चेक करने का काम करेगा, तो थोड़ा सा अपने आप को रेडी करके रखो इस चीज के लिए। ऐसा नहीं कि भाई जो मिल रहा है उठा करके चिपका दिया। अरे आ रही है बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। A 50 microfarad capacitor is connected to a 110 volt 60 hertz AC supply. अब सीधी बात है, ये जो वैल्यू दे रखी है इसके आगे कोई पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या ऐसा कोई भी टर्म यूज किया नहीं है। और अगर ऐसा नहीं किया है तो ये कौन सी वैल्यू हुई बताइएगा? कुछ नहीं मेंशन किया है, इसका मतलब परफेक्ट आरएमएस वैल्यू है। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू हो गया 110 वोल्ट, बढ़िया। 60 हर्ट्ज दे रखी है इसकी फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई, और कैपेसिटेंस जो है वो दे रखा है 50 माइक्रोफैरड। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। सर्किट में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी वो हमें बताना है। आई आरएमएस इज इक्वल टू हो जाएगा वी आरएमएस अपॉन जो भी ऑपोजिशन आ रहा है वो। कैपेसिटर जो ऑपोजिशन ऑफर करता है उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
टेंस XC, जिसका फॉर्मूला होता है 1/ω/c। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में, ओमेगा की जगह पर लिख देंगे 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी इंटू सी इंटू VRMS। भैया सब मल्टीप्लाई कर डालो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। 2 पाई इंटू न्यू, दैट इज ओमेगा, सी कैपेसिटेंस है, और VRMS तो दिया ही है, लगाइए। डी, सिया की तरफ से आंसर आया। ओके, नामा भी अग्री कर रहे हैं इस बात से, ठीक है। डी, व्रज भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर LCR AC सीरीज सर्किट, L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, C दिया है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स। ध्यान रखना, हर्ट्ज दिया है यूनिट के अंदर, मतलब आपको निकालना है न्यू, ओमेगा निकाल करके नहीं बैठ जाना है। और न्यू का फॉर्मूला होता है, या अगर न्यू नहीं भी याद है जो मेरे साथ है, न्यू का फॉर्मूला एग्जैक्ट मैं नहीं याद कर पा रहा हूं, तो मैं सीधे पहले ओमेगा निकालूंगा। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, और अब यहां रख देंगे 2 पाई न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई√LC। एल दिया हुआ है कितना, ये रहा। सी दिया हुआ है, ये रहा। रूट निकालिए 2 पाई और इन सबको डिवाइड कीजिए, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। ये सवाल भी खत्म। अगले पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगा हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ट्रेवल्स इन अ फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो वेव ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, वेव जा रही है एक्स डायरेक्शन के अंदर, बढ़िया। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। कितना है बी वेक्टर हमारा, बी वेक्टर हमें दे रखा हुआ है 2.1 इंटू 10⁻⁻8 के कैप टकला। अच्छा, फाइंड ई वेक्टर एट दिस पॉइंट। देखो, ई, बी और सी, इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए अभी तक आपने याद कर रखा था ए बी सी, ऐसे हम ए को रिप्लेस कर देंगे ई से, तो ई इक्वल टू बी इंटू सी, ई बी सी, ए बी सी नहीं, ई बी सी, राइट। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, बी है मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू बेसिकली, और सी है स्पीड ऑफ लाइट। रख दो, जो आएगा वो अपना आंसर है। पर एक चीज और ध्यान देना, अगर मैग्नेटिक सलोनी, हाँ मैं अभी PLN पे ही हूं, यस आई एम एट PLN ओनली। मैं सिद्धनाथ हूं दोस्त, हाँ यार ये तो बताना ही भूल गया। अगर अभी आप यहां पर हो तो आई कैन बी देयर, बाकी मैं निकल जाऊंगा दूसरी ब्रांच के लिए। कुछ आ रहा है, मैसेज आ रहा है इसमें।
हाँ, यू कैन कम, आ जाओ आप, मतलब अगर आप 10-15 मिनट में पहुंच सकते हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कैलकुलेटर जहां तक आई रिकॉल अलाउड तो है, बट स्टिल आई नीड टू चेक। मैं अभी से ही कोई ऐसा बड़ा क्लेम नहीं कर सकता हूँ, बट लगभग लगभग अलाउड है, नॉट श्योर। एक बार या